हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में और हम लोग का वन लेसन है ठोस अवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि जब किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है कि जब किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में दिए हैं शॉटकी दोष, फ्रैंकेल दोष, एफ सेंटर, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं शॉटकी दोष क्या होता है। तो दोस्तों यह दोष जो है ठोस में पाया जाता है और इसका जो है संरचना कुछ इस प्रकार है, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर इसमें से समान संख्या में यानी कि बराबर संख्या में यदि धनायन या ऋणायन का स्थान रिक्त हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं शॉटकी दोष। क्या कहते हैं? शॉटकी दोष। अब देखिए शॉटकी दोष इसमें कैसे उत्पन्न होता है, बराबर संख्या में। जैसे कि यहां से एक प्लस निकल गया तो यहां से एक माइनस निकल गया, अब इसका जगह हो गया खाली, तो इसे हम लोग कहते हैं शॉटकी दोष। और जो है एक और दोष जो है सॉलिड में पाया जाता है वह होता है फ्रैंकेल दोष। यह दोष है फ्रैंकेल दोष। तो यह दोष किस प्रकार से होता है थोड़ा समझेंगे हम लोग। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसमें क्या होता है कि यह जो ठोस है, ये जो धनायन है, यह अपना स्थान छोड़ देता है और ये चला जाता है यहाँ पे अंतरकाशीय स्थल पर। यहाँ से धनायन जो है अपना स्थान छोड़ दिया है और चला गया है कहाँ? अंतरकाशीय स्थल पर। अब इस जगह को भरने के लिए यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकेल दोष। तो क्वेश्चन है हम लोग का कि जब किसी क्रिस्टल में ऋणायन इलेक्ट्रॉन ऋणायन स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ से धनायन जो है अपना जगह छोड़ दिया है और इस जगह को भरने के लिए कौन आ गया है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ लिया है? सब ऋणायन। तो इसमें दोष होगा आपका फ्रैंकेल दोष। कौन सा दोष? फ्रैंकेल दोष। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। जैसे तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। और हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है यह है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहां पर हम दोस्तों देखेंगे ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर आपका ऑप्शन है NaCl। ए नंबर ऑप्शन क्या है? NaCl। बी नंबर ऑप्शन है आपका ZnS और सी नंबर ऑप्शन है आपका कांच। कांच मतलब शीशा। और डी नंबर ऑप्शन है SiC। तो यहां देख सकते हैं हम लोग कि NaCl जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक क्रिस्टल है। ZnS भी आयनिक क्रिस्टल है, लेकिन यहाँ पे जो है SiC भी क्रिस्टल है, लेकिन यहाँ पे कांच जो है यह अक्रिस्टलीय ठोस होगा। चलिए तो इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है HCP। बहुत थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। चलिए समझते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि HCP यानी कि यह है HCP इकाई सेलों में, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की
संख्या है। भाई कितनी है देखते हैं थोड़ा सा। जैसे इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 4, बी नंबर दिया हुआ है 6, सी नंबर दिया हुआ है आपका 12 और आपका डी नंबर दिया हुआ है 7। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो ऐसे हम लोग ऑप्शन को टिक आउट नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बनाते हैं एचसीपी का स्ट्रक्चर कि एचसीपी कैसा होता है। तो ध्यान से देखिए एचसीपी कैसा होता है। हम लोग को समझना है कि एचसीपी का इस सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है या 6 होती है या 12 होती है या 7 होती है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों देखते हैं जैसे कि यह जो है बना रहे हैं हम थोड़ा सा एचसीपी की संरचना, ध्यान से देखिए। चलिए तो यह है दोस्तों एक परमाणु, यहां भी इसका रहता है बीच में। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, थोड़ा सा आगे रहेगा तो अच्छा रहेगा समझने में। इसको थोड़ा सा आगे किया जाए। चलिए अब देखिए उसके बाद जो है इसको यहां कर देते हैं, इसको यहां पे कर देते हैं, इसको मिला दीजिए ऐसे, इसको मिला दिए। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसको मिलाते हैं। इसको भी मिला दीजिए इससे। ये वाला थोड़ा नीचे आ जाएगा। इसको नीचे कर दीजिए यहाँ पे, इसको मिला दीजिए। तो ये बन गया आपका एचसीपी संरचना। देखिए इसमें कितने परमाणु है, यहाँ पे 6 परमाणु हैं और एक यहाँ पे बीच में रहते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके बीच में भी यहाँ पे जो है 3 एटम रहते हैं। तो यह संरचना है एचसीपी के। अब हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी, करें कि इस एचसीपी के सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉर्नर कितना है, कोना कितना है। तब अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर कितना कॉर्नर है 6, नीचे कितना कॉर्नर है 6, तो ये हो गया टोटल आपका 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कोना पर जालक बिंदु, तो कोना पर जालक बिंदु कितना है 12, और इसका जो है टोटल जो है 6 भागों में डिवाइड हुआ है, टोटल 6 पार्ट में। तो यहाँ पे 12 का 1/, हो जाएगा 6। तुम देख सकते हैं यहाँ पे 6 से कबार में कितना डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 बार में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि जो है इसके केंद्र पर जालक बिंदु कितने हैं। तो इसके अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 जालक बिंदु है। तो यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं इसके केंद्र पर जालक बिंदु, मतलब कि इसके अंदर कितने जालक बिंदु है, तो बिल्कुल अंदर है, तो बटा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और ऊपर देखिए तो इसकी आधा भाग ऊपर है और आधा भाग कोष्ठिका के अंदर है। यहाँ पे 2 जालक बिंदु है जिसके आधा भाग अंदर है कोष्ठिका के और आधा भाग बाहर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि फलक पर जालक बिंदु, तो फलक पर जालक बिंदु है 2 और इसका हाफ भाग आधा अंदर है आधा क्या है बाहर है, तो 1/, हो जाएगा 2, तो कट गया। अब ये कितना हो गया 1। तो यहाँ देख सकते हैं कुल जालक बिंदु, कुल जालक बिंदु यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया और ये कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 6। इसका ऑप्शन क्या होगा 6, बी नंबर इसका ऑप्शन होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। चलिए तो इतना हम लोग समझ गए।
अब हम वो अध्ययन करते हैं अगले क्वेश्चन का। चलिए तो इसको मिटाते हैं हम लोग और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए बाबू, तो देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? चलिए देखते हैं। तो यहां पर वो अध्ययन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहां पे दिया है बाबू, फर्स्ट नंबर में दिया है आपका हीरा, डायमंड। बी नंबर दिया है ग्रेफाइट, ये है ग्रेफाइट। और सी नंबर दिया है कांच। और डी नंबर दिया है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। डी नंबर है सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा। ग्रेफाइट और हीरा भी क्रिस्टलीय ठोस होता है, ये कोवालेंट और नेटवर्क सॉलिड के अंतर्गत आता है। सिलिकॉन कार्बाइड भी क्रिस्टलाइन है, और लेकिन यहाँ पे कांच क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है रवादार ठोस है, बताइए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि रवादार ठोस है। चलिए तो बताएंगे आप लोग कौन सा रवादार ठोस है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर में हीरा, बी नंबर में ऑप्शन दिया है कांच, और सी नंबर ऑप्शन दिया है रबर, और डी नंबर ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो आप लोग बताएंगे कौन होगा इसका ऑप्शन। रवादार ठोस, कौन सा ठोस इसमें रवादार होगा? हीरा, कांच, रबर, इनमें से सभी। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें क्रिस्टलाइन कौन होगा। तो क्रिस्टलाइन इसमें होगा आपका हीरा, डायमंड, क्योंकि कांच, रबर ये सब क्या है, एमोर्फस सॉलिड के अंतर्गत आता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 6 नंबर है एक धातु का रवाकरण। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक धातु का रवाकरण, समझना इसको, करें कि एक धातु का रवाकरण, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में होता है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में होता है। चलिए बताइए बाबू, एक धातु की संरचना जो है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में होता है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में होता है, तो धातु का उपसंयोजन संख्या क्या होगा? तो धातु का उपसह संयोजन संख्या क्या होगा? चलिए यहां देखना है बढ़िया से। करे कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में होता है। बाबू धातु के रवाकरण किस संरचना में होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में होता है। तो धातु का उपसंयोजन संख्या क्या होगा? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसका ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बाबू 12, इसका बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, तो इसका बी नंबर ऑप्शन है आपका 8, और सी नंबर इसका ऑप्शन है 4, और इसका डी नंबर ऑप्शन है आपका 6। चलिए बताइए इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 12 होगा, 8 होगा, 4 होगा या 6 होगा? तो इस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो है एक्यूरेट जो आंसर होगा वह होगा बाबू 12। अब थोड़ा सा इसको हम अध्ययन करते हैं कि इसका 12 कैसे हुआ। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ मिटा रहे हैं हम। 6 नंबर का आंसर जो है एक क्या होगा? 12 होगा। 12 कैसे होगा? तो देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड जो होता है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसमें जो है एक गोला जो होता है अन्य 6 गोला के संपर्क में रहता है।
चलिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एक गोला जो है कितने गोला के संपर्क में है, तो 6 गोला के संपर्क में है। आप देख सकते हैं, इसको सबको मिलाते हैं एक षष्ठभुज बन गया। इसको हम लोग हेक्सागोनल फ्लूइड पैकिंग के भी नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, जस्ट इसके नीचे का जो लेयर होता है वो थोड़ा इस प्रकार से होता है, आप लोग पढ़े भी हैं। चलिए ये होता है, फिर इसके नीचे का जो लेयर होता है वो इस प्रकार से होता है। इसका नीचे का लेयर इस प्रकार से होगा। यहाँ भी देखिए 4, 5, 6, इसको भी मिलाइए, आप देख सकते हैं एक षष्ठभुज बन गया, ये इसका सेंटर हो गया। चलिए इसके नीचे भी फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो यहाँ जो है इसको हम लोग कहते हैं ए बी संरचना। ए है, ए बी है, ए है, ए क्या है, बी है। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो है ये जो गोला है इसके ऊपर जो है ये 3 गोला आकर आरोपित होगा। इस गोला के ऊपर ये तीनों गोला आकर के आरोपित होगा, और फिर इसके ऊपर से भी गोला आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक गोला अन्य 6 गोला से यहाँ जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, एक गोला अन्य 6 गोला से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये जो गोला है बीच वाला, ये नीचे वाला भी 3 गोला से जुड़ा हुआ है और ऊपर वाला 3 गोला से भी जुड़ा हुआ है। 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देख सकते हैं एक गोला का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 6 है। 6 और 3 कितना जाएगा, 9, 9 और 3 कितना जाएगा, 12। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 12। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है 7th। चलिए तो 7th नंबर क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करते हैं। बीसीसी एकक सेल में प्रतिशत खाली स्थान होता है। चलिए बाबू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये हम लोग का जो है 7th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बीसीसी यानी बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में बीसीसी एकक जालक में, बीसीसी एकक जालक में प्रतिशत खाली स्थान है, प्रतिशत खाली स्थान है। तो बीसीसी एकक जालक में प्रतिशत खाली स्थान कितना होता है, तो बाबू समझ सकते हैं आप लोग। इसका जो है ऑप्शन नंबर दिया है ए नंबर 34%, बी नंबर दिया है 28%, इसका सी नंबर ऑप्शन है आपका 30%, और इसका डी नंबर ऑप्शन है 32%। चलिए बताइए, बीसीसी है, आप लोग पढ़े हैं इसे कि 3 यूनिट सेल के बारे में अध्ययन किए थे। एससी के बारे में अध्ययन किए थे, बीसीसी के बारे में अध्ययन किए थे, एफसीसी के बारे में अध्ययन किए थे। तो बीसीसी में जो है संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52% होता है, 52% होता है। बीसीसी में कितना होता है, 68% होता है। तो 100% में से आप जो है 100 में से जो है 68 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो कितना है इसका आंसर होगा, 32%। तो बताइए बीसीसी एकक जालक में प्रतिशत खाली स्थान कितना होता है, 32%। अब भरा कितना रहता है, 68%। हम लोग इसके बाद जो जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें सब के बारे में साबित करेंगे कि एससी में जो है 52 कैसे होता है, बीसीसी में 68 कैसे होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन हम लोग का है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से, चलिए ध्यान से समझिए इसको। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के जैसे विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। ध्यान से समझिए, कह कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के जैसे विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो यहां हम लोग समझ सकते हैं, आप ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है SiO2, आपका बी नंबर जो ऑप्शन है यह दिया है MgO, सी नंबर जो ऑप्शन है ए है SO2 जो गैस है, और डी नंबर ऑप्शन है CrO2। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे MgO जो है क्षारीय ऑक्साइड है, SiO2 गैस है, SiO2 भी क्षारीय ऑक्साइड है। यहाँ पे हो जाएगा आपका CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड। यह जो है धातु के जैसे विद्युतीय गुण प्रदर्शित
करता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है, ये जो है कई बार पूछा है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है N2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या क्या होती है। देखिए बहुत ऐसे बच्चों को एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, कह रहा है कि N2O में सोडियम की उपसंयोजन संख्या क्या है। सोडियम की उपसंयोजन संख्या क्या है। उपसंयोजन संख्या क्या है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग समझते हैं कि जैसे अभी आप लोग एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे कि एक जैसे ये गोला है, इसके संपर्क में जितना भी गोला रहेगा इस सभी गोलों की संख्या को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। कह सकते हैं किसी निविड संकुलन में एक गोला के सापेक्ष निकटवर्ती गोलों की संख्या को हम लोग निविड संकुलन कहते हैं। देख सकते हैं बाबू यहाँ पे एक गोला है, एक गोला के संपर्क में जितना भी गोला है ना सभी के संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के मतलब क्या हुआ कि समीप के, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है यहाँ पे कि समीप के परमाणुओं की संख्या, यानी समीप के परमाणुओं की संख्या। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है Na2O में जो है बाबू, यहाँ देख सकते हैं दो कंपाउंड्स, दो यहाँ पे एलिमेंट्स है, एक Na है और एक O2 है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग बात करें O2 का, तो O2 जो होता है बाबू इस पर होता है -2 चार्ज। कौन चार्ज होता है? -2 चार्ज। और ये O2 की संरचना होता है CCP। कैसा होता है? CCP, यानी क्यूबिक क्लोज पैक में होता है। तो क्यूबिक क्लोज पैक में होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे जो है परमाणुओं की संख्या इसमें होती है 4। क्या होती है? 4 होती है, यानी 4 यहाँ पे 4 O-2 रहेगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोडियम जो होता है ना, सोडियम, तो सोडियम आयन जो होता है यह जो है एक सम चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है। ये बनाता है सम चतुष्फलकीय रिक्ति। ध्यान में रखिएगा सोडियम जो होता है यह एक सम चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग सोडियम है कितना? 2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग निकाल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका जब CO हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लिखते हैं 2 गुणे परमाणुओं की संख्या, 2 गुणे परमाणुओं की संख्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। अब देख सकते हैं यहाँ पे परमाणु से कितना हो गया? 8 हो गया। यानी सोडियम कितना हो जाएगा यहाँ पे? Na+8 हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा टॉपिक पर। इसके ऑप्शन में दिया हुआ है बाबू, A नंबर इसका ऑप्शन दिया हुआ है 6, इसका B नंबर जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है 4, इसका C नंबर जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है 8, और इसका जो D नंबर ऑप्शन है यह दिया हुआ है आपका 2। तो देखते हैं कौन होगा इसका ऑप्शन। तो 2 × 4 एंड सोडियम आयन कितना हो गया? 4 हो गया। सोडियम आयन जब 4 होगा तो यहाँ सोडियम आयन कितना हो गया? 2 गुणे परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ 2 गुणे इसकी परमाणु कितना है? 4। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। अब समझ सकते हैं आप लोग कि सोडियम जो होता है ये 8 गो यहाँ पे परमाणु है। सोडियम आयन कितना है? 8 है। तो ये कितना है? 4 है। 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे कितना है सोडियम? 8 सोडियम है। और सोडियम जो होता है इसका जो रिक्ति होता है ये टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल रिक्ति को हम लोग समझ सकते हैं, यह जो रिक्ति है ये 4 गोलाओं से घिरा है। 3 गो गोला बाबू हम लोग यहाँ पे बना दिए और एक गोला को इसके ऊपर से रख दिए, तो यह रिक्ति है टेट्राहेड्रल। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। चलिए तो यहाँ पर हम अध्ययन किए हैं 9 क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। चारों तरफ कितने क्लोरीन आयन होते हैं? देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है पर NaCl रवा में, NaCl रवा में
सोडियम आयन के चारों तरफ, NaCl रवा में सोडियम आयन के चारों तरफ कितने क्लोरीन आयन हैं? चारों तरफ कितने क्लोरीन आयन है? चलिए बताइए आप लोग कि NaCl रवा में सोडियम आयन के चारों तरफ कितने क्लोरीन आयन है। चलिए तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं NaCl का स्ट्रक्चर। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, देखिए आप यहाँ पे होगा Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, यहाँ हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस, यहाँ होगा Na प्लस और Cl माइनस। देखिए आप स्पष्ट यहाँ देख सकते हैं कि एक सोडियम से कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 4। और इसका 3 डायमेंशन में हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो इसके ऊपर भी एक लेयर सजा दें, इसके नीचे भी एक लेयर सजा दें, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक लेयर इसका ऊपर जाएगा और एक लेयर नीचे। तो एक क्लोरीन ऊपर से जुड़ेगा, एक क्लोरीन अंदर से। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बाबू, क्या एक पेज है, यहाँ पे चारों, यहाँ पे बीच में हम लोग लिखते हैं सोडियम को और इसके चारों किनारे पर जो है 4 क्लोरीन लाते हैं, तो और एक इसके नीचे और एक इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में इसका क्या क्या दिया है, आंसर में थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। इसका जो ए नंबर ऑप्शन है बाबू, वह ऑप्शन दिया है आपका 3, इसका बी नंबर जो ऑप्शन है वो दिया है आपका 4, और इसका सी नंबर ऑप्शन जो है ये दिया है 6, और इसका डी नंबर ऑप्शन जो है यह दिया है 8। तो बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सी नंबर ऑप्शन होगा। 4 यहाँ पे, एक ऊपर और एक नीचे है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, समझते चलिए एकदम बढ़िया से। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है बाबू कि एक सरल घन की इकाई कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन है एक सरल घन के, एक सरल घन मतलब सिंपल क्यूब है, सरल घन के इकाई कोष्ठिका में, इकाई कोष्ठिका में कणों की संख्या है, इकाई कोष्ठिका में कणों की संख्या है, बताइए। तो एक सरल घन के इकाई कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी है, आप बता सकते हैं? आप बोलिए। चलिए ए नंबर इसका ऑप्शन दिया हुआ है बाबू 1, बी नंबर दिया है 2, सी दिया है 3 और इसका डी दिया है 8। तो चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो है सिंपल घन है, सरल घन के इकाई सेल है, इसमें कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि केवल यहाँ पे कॉर्नर पर ही जालक बिंदु होते हैं, इसके ना सेंटर पर होते हैं ना इसके फेस पर होते हैं। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में कितने धनायन, नहीं कह रहा है निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में, क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में, निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में किसमें धनायन तथा ऋणायनों के केंद्रों में, किसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। देखिए ध्यान से समझिए, अधिकतम दूरी होगी, तो समझना है इसको। देखिए कह रहा है कि कुछ क्रिस्टल आपको देते हैं, बताइए निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में किसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। तो बाबू समझिए ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर दिया हुआ है LIF, बी नंबर जो दिया है वो दिया है CSF, डी नंबर जो दिया है यह है, हाँ ए नंबर बी नंबर, यहाँ पे सी नंबर दिया है बाबू CSI और डी नंबर दिया है LII। देखिए ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है जैसे कि निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में किसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों में अधिकतम दूरियां होगी, तो देख सकते हैं आप लोग बाबू यहाँ पे LIF है, CFF और क्या है CSI है और LII। इसमें आप सिंपल सा तरीका है इसको देख सकते हैं। सबसे बड़ा परमाणु किसका है बताइए? लिथियम है, फ्लोरीन है, छोटा परमाणु है। सीजियम और फ्लोरीन है, छोटा परमाणु। सीजियम तो बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है। यहाँ देखिए
सीजियम भी बड़ा है, आयोडीन भी बड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, क्योंकि सीजियम का भी परमाणु बड़ा है और यहाँ पे आयोडीन का भी बड़ा है, तो इसमें ज्यादा डिस्टेंस होगा धनायन और ऋणायन के बीच। चलिए चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कब शॉर्टकी दोष पाया जाता है? निम्नलिखित में कब शॉर्टकी दोष पाया जाता है? चलिए क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में कब शॉर्टकी दोष पाया जाता है, बताइए कब शॉर्टकी दोष पाया जाएगा? तो इसका तो ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको समझ लीजिए कि जब किसी क्रिस्टल से, जब किसी, मान लीजिए कि ये क्रिस्टल है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जब किसी क्रिस्टल से अगर बराबर संख्या में, वो प्लस गायब हो गया यहाँ से और यहाँ से एक माइनस निकल गया, तो जब किसी क्रिस्टल से बराबर संख्या में धनायन तथा ऋणायन मुक्त हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो इस दोष को हम लोग कहते हैं शॉर्टकी दोष। तो इसको समझ लीजिएगा, बराबर संख्या में जब भी धनायन निकलेगा, ऋणायन निकलेगा, तो इस दोष को शॉर्टकी दोष के नाम से जाना जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग ही है, चलिए देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है 40 नंबर कि एक यौगिक जो x तथा y तत्वों से मिलकर बना है, ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये कह रहा है कि एक यौगिक, एक क्या यौगिक x तथा y तत्वों से मिलकर बना है। चलिए, तो एक यौगिक बना है x तथा y तत्वों से मिलकर, एक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, एक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसमें x परमाणु, इसमें x परमाणु घन के कोने पर, इसमें x परमाणु घन के कोने पर तथा y परमाणु घन के फलक पर, घन के फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। घन के क्या है? केंद्र पर उपस्थित हैं। तो यौगिक का सूत्र होगा, तो यौगिक का, तो यौगिक का सूत्र होगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। कह रहा है कि एक यौगिक x तथा y तत्वों से मिलकर बना है, दो तत्वों से मिलकर बना है, एक x और दूसरा y है। एक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें x परमाणु घन के कोना पर रहता है और y परमाणु घन के फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र बताइए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें a नंबर दिया है XY3, इसका B नंबर ऑप्शन है X3Y, इसका C नंबर ऑप्शन है XY और इसका D नंबर ऑप्शन है बाबू XY2। ध्यान से समझिए इसको। तो A नंबर ऑप्शन क्या दिया है बाबू? XY3, B नंबर X3Y, C नंबर XY और D नंबर XY2। ध्यान से समझिए। सबसे पहले बताइए कि घन के कोना पर कितने परमाणु है? यहाँ पे x परमाणु घन के कोने पर है, तो कोना कितना होता है घन में? 8 होता है। तो चलिए समझ सकते हैं यहाँ पे कोना पर जालक बिंदु, तो कोना पर जालक बिंदु हो जाएगा बाबू 8 का 1/8 यानी 8 गुणे 1/8 यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए,
और फलक, फलक के केंद्र पर, तो फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो फलक पर जालक बिंदु, फलक पर जालक बिंदु कितने हो जाएंगे? 6 होगा। 6 फलक तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3। तो बताइए x का वैल्यू कितना है? 1 और y का वैल्यू कितना है? 3। तो यहाँ पे आपका जो सूत्र प्राप्त होगा वह सूत्र होगा बाबू xy3, यानी कि कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू, तो हम लोग जो है टोटल जो है 14 क्वेश्चन का अध्ययन किए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 15 क्वेश्चन क्या होता है। समझिए, पहले कह रहा है कि ठोस, क्वेश्चन क्या हो? ठोस क्षारीय धातु, ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है? बताइए। तो ठोस क्षारीय धातु हैलाइड का रंग किसके कारण होता है? बहुत सिंपल सा काम है, सिंपल सा बात है, समझिए। ए नंबर इसका ऑप्शन दिया हुआ है एफ सेंटर, एफ नंबर क्या दिया है? एफ सेंटर। इसका बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बाबू शॉर्ट की दोष, बी नंबर दिया है शॉर्ट की दोष। कौन सा दोष? शॉर्ट की दोष। इसका सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, ये सी नंबर ऑप्शन है फ्रैंकेल दोष, सी नंबर है फ्रैंकेल दोष। और इसका डी नंबर ऑप्शन दिया है अंतरकाशी दोष, डी नंबर ऑप्शन है अंतरकाशी दोष। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? एफ सेंटर के कारण जो है कोई भी सॉलिड होता है वो रंग, कोई भी क्षारीय धातु हैलाइड जो होता है उसका रंग क्या होता है? होता है एफ सेंटर के कारण ही रंगीन होता है। चलिए, तो हम लोग टोटल यहाँ पे जो है 15 क्वेश्चन का अध्ययन किए, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग लगातार जो है इस टॉपिक का वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग जो है प्रत्येक वीडियो को अच्छा से देखिए और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम का जो अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। आज तो हम लोग का फर्स्ट दिन है, तो उसके बाद जो है हम लोग लगभग प्रयास करेंगे कि आप लोग को क्वेश्चन को मैंने बोल करके बताऊंगा और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और अच्छा से जो है एकदम कंप्लीट जो है 12th क्लास की जो है टोटल 16 लेसन है और टोटल 16 लेसन का जो है वीडियो हम इस पर अपलोड करेंगे और आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट लेकर आइए। यही मेरा शुभकामना है। थैंक यू।